हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 आपको पढ़ा रही हूँ। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी भोजन के बारे में, आरंभिक मानव के भोजन के बारे में, वो कैसे भोजन को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और उसका उत्पादन करना उन्होंने कैसे सीखा। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। नेनुओं का भोजन। अब ये नेनुओ है, जो लड़की है वो भोजन कर रही है। आज नेनुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही है। अब जो नेनुआ है वो अपना फेवरेट खाना खा रही है, अपने पसंद का, जो उसे पसंद है खाना। चावल, स्वाइन, कद्दू, बीन्स और गोश्त। ये चावल, स्वाइन, कद्दू, बीन्स, गोश्त, ये सब खा रही है। स्वाइन, कद्दू, बीन्स ये आपकी सब्जियां हैं। चावल और गोश्त यानी नॉनवेज, वो खा रही है। स्वाइन, कद्दू, बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। अब देखिए, जो स्वाइन है, कद्दू है, बीन्स है, जो वो उसकी नानी ने अपने घर के पीछे आंगन में, पीछे जो है घर के पीछे छोटी सी जगह है, वहाँ बगीचा बनाया, वहीं से उगाया है उसकी नानी ने। खाते खाते नेनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाना खाने की याद आ गई। अब देखिए, नेनुओ जो है वो खाना खा रही है, उसको खाते खाते क्या याद आ गया कि पिछले दिनों उसके स्कूल से टूर गया था। टूर यानी यात्रा, पिकनिक। तो उसको मध्य प्रदेश ले गया था, वहाँ उसने खाना खाया था। वो उसको याद आ गया। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? वहाँ मसालेदार खाना बनता है मध्य प्रदेश में, तो वो सोचने लगी कि वो कितना ज़्यादा मसालेदार था, ऐसा क्यों? तो ये उसके मन में सवाल उठ रहा है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह के खाना बनते हैं, इसलिए। क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, तो अलग अलग तरह के भोजन ही ना बनेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन। अब देखिए, यहाँ हेडिंग दिया है विभिन्न प्रकार, यानी तरह तरह के भोजन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमें भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले हुए पशुओं से मिलता है। अब देखिए, आज का जो समय है वो ज़्यादातर उसमें जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो भाग है वो या तो खेती से मिलता है या तो पाले गए पशुओं से मिलता है। ठीक है, जैसे खेती से अनाज मिलेगा आपको, सब सब्जी मिलेगी। ठीक है, और जानवरों से दूध भी मिलेगा और उनका मांस भी लोग खाते हैं। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, अलग अलग फसल है तो उसके लिए अलग अलग तरह का मौसम की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ फसलों में धूप ज़्यादा चाहिए होती, कुछ फसलों में पानी ज़्यादा चाहिए होती। ठीक है, जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ से तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब देखिए, जो धान होता है उसकी खेती के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पर उसके मुकाबले गेहूं और जौ की खेती में थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि किसान फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। अब देखिए, जो किसान हैं उनके एरिया में जैसा जलवायु होगा वो वैसा ही खेती उगाएंगे। तो उन लोग की जो ज़मीन होती है वो विशेष तरह की होती है, क्योंकि उन लोग को पता होता होगा ना कि वो लोग
कैसे मौसम में कैसी ज़मीन उनकी कैसी है और कैसा मौसम है, तो उस हिसाब से वो लोग अपने फसल उगाते होंगे। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल फसल ही, पर जो जानवर हैं उनको भी अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। मतलब कि उन लोग को जहाँ वो एडजस्ट कर पाए वैसा माहौल उनको, वैसा वातावरण उनको चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहनतापूर्ण जीवित रह सकती है। अब देखिए, जो एग्जाम्पल पे देखिए क्या दे रहा है। ये जो आपकी सूखी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो सूखी पहाड़ियाँ हैं जो उनके, वो वहाँ पे जो जलवायु है वहाँ का, उसमें मवेशी नहीं रह सकते और कोई जानवर नहीं, सिर्फ भेड़ बकरियाँ वहाँ रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ वो एडजस्ट हो जाएंगी, वो लोग वैसे ही माहौल में रहती हैं, कम पानी और ज़्यादा घास वाले इलाके में। अब जैसे आप देखिए, बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये सब वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ पे सिर्फ भेड़ बकरियाँ रह सकती। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। अब देखिए, लेसन 2 में हम लोग ने ये पढ़ा ना कि हमेशा से लोग उत्पादन नहीं करते थे, धीरे धीरे ये लोग सीख के उत्पादन करने लगे थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब देखिए, इन लोगों ने खेती भी शुरू की और पशुओं को पालना भी शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु, देखिए हम लोगों ने लेसन 2 में पढ़ा कि जो जलवायु थी वो बदल रही थी, ठीक है। तो जिससे जलवायु बदली थी तभी ना खेती शुरू हुई थी, गर्मी बढ़ रही थी। साथ ही जो लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। अब देखिए, डेवलपमेंट तो होता ही रहा ना, बदलाव, उन्नति इन लोग की होती रही, क्योंकि पहले के आदि मानव झुक के चलते थे, फिर धीरे धीरे लोग सीधे चलने लगे, ठीक। अब उसी तरह पहले के लोग पशुओं की खाल पहनते थे, पर बाद में वो लोग कपड़े भी पहनने लगे। तो जो साथ मतलब ये लोग जिस वनस्पति को, पशुओं को भोजन की तरह भोजन करते थे, उससे भोजन मतलब उसको खाते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे, वो जानवर भी बदलते रहे, ठीक है। वो जानवर भी बदलते रहे, क्योंकि लोग वनस्पति भी पहले छोटी उगती होगी, बाद में बड़ी उगने लगी होगी, ठीक है। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। अब देखिए, अब लोग का ध्यान कहाँ गया, पहले देखिए कि वनस्पति कहाँ मिलती है, कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, इस पर ध्यान गया होगा। बीज कैसी अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं। अब जो बीज है वो कैसे अपनी डंठल से टूट के गिरते हैं। कोई भी फल का बीज होगा तो वो नीचे गिरता होगा अपनी डंठल से, तो वो कैसे गिरता है। गिरे बीज का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। अब देखिए, उसी बीज से वो गड्ढे में गिर गई बीज, तो वो अपने, फिर उसमें पानी, बारिश हो गई, फिर वो अपने आप वहाँ पे पेड़ बन गए, उग गया। तो इन लोगों ने इस तरह पेड़ उगाना भी सीख लिया होगा। इसी तरह उन्होंने पौधों का इस्तेमाल भी, देखभाल भी करना शुरू कर दिया होगा। अब इसी तरह इन लोगों ने पौधे उगाना सीखा तो फिर उसका देखभाल करना भी सीख गए होंगे,
चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी। अब जो चिड़िया है उससे पौधों को नुकसान न पहुँचे, इसलिए उसकी सुरक्षा भी करते होंगे ताकि वे ठीक से बढ़ सके और बीज पक सके। अब देखिए, ताकि जो पेड़ है वो अच्छे से बढ़ सके और फिर उसके बीज जो हैं, बीज यानी समझे आप फल, वही जो है अच्छे से पक सके, फिर बाद में ये लोग तोड़ के उसे खा लें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ये देखिए, इसी तरह ये लोग धीरे धीरे किसान बने होंगे। ठीक है, प्राकृतिक से वो लोग सीख सीख के वो लोग किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब देखिए, अब ये क्या सोच रहा है कि आपके किताब में जो राइटर है वो ये सोच रहा है कि उन लोगों ने जानवर कैसे पाले होंगे। अपने घर के आसपास सब तरफ चारा बिछा दिया होगा, तो जो जानवर आता होगा उसे चारा खाने उसे पकड़ लेते होंगे ये लोग, और फिर उसे पालतू जानवर अपना बना लेते होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी देखिए, आपको ये क्या बता रहा है, सबसे पहले किसी बनाया गया, कुत्ते को, जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, यानी सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। ये क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, कुत्ते को। ठीक है, वह जंगली कुत्ता जो था वो जंगली कुत्ता था, उसका पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर, अब उसके बाद इन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय ये सब पालना शुरू कर दिया था। अपने जानवरों के घरों के नज़दीक आने उत्साहित करने लगे। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इन जानवरों को अपने घर की तरफ बुलाने के लिए आकर्षण देने लगे। फिर ये लोग इन जानवरों को पालने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। फिर ये जो जानवर हैं ये सब ज़्यादातर ग्रुप में रहते थे, झुंड में पूरे, तो और ये लोग घास खाते थे, तो घास रख के इनको पकड़ लिया जाता था। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। अब जो पाले हैं तो उसकी देखभाल भी करते होंगे, उसकी सुरक्षा भी करते होंगे अन्य जंगली जानवरों से। ठीक है, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो अब इसी तरह ये लोग धीरे धीरे पशुपालक बन गए। पहले वो लोग धीरे धीरे किसान बने, फिर अब ये लोग धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पाला गया, पालतू बनाया गया? अब आप लोग को ये खोजना है कि कुत्तों को ही सबसे पहले पालतू क्यों बनाया गया। क्योंकि वह घर की रक्षा भी करता होगा और साथ साथ मालिक की बात भी मानता होगा और आसानी से पकड़ में आ जाता होगा। बसने की प्रक्रिया। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि इन लोगों ने कैसे बसे। ये लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने वो बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब ये लोग जो पौधा उगा रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि अब ये लोग एक जगह बस गए, तो इसी विधि को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। अब देखिए, जो ये पौधे और जानवर जो इन लोग रखते थे वो जंगली पौधे और जानवरों से थोड़े से अलग होते थे, क्योंकि ये घर में उगाए जाते थे। इनकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे जानवरों का लोग चयन करते हैं।
इसका मतलब यही है कि जो लोग रहते हैं बसने की प्रक्रिया के द्वारा बसे हैं, वो लोग तो चूस करके पालते होंगे और रखते होंगे ना, पेड़ पौधे उगाते होंगे अपनी इच्छा अनुसार। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये लोग उसी जानवर और उन्हीं पेड़ पौधों का चयन करते थे जो कि लंबे समय तक बीमार न पड़े, जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते। अब ये लोग कैसे पौधे चूज करते थे कि जिनसे बड़े दाने वाले अनाज हों पैदा। ठीक है, साथ ही साथ जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके हुए दानों का भार संभाल सकें। अब ये वैसे टिकाऊ वाले पेड़ लेते थे जिनसे इनकी डंठल में अनाज टिके रहें, गिरे नहीं। ठीक है, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहें। अब जो ये पौधे हैं इनके बीज को सुरक्षित इसलिए रखा जाता था कि ये लोग सुरक्षित रहेंगे तो फिर से ये अच्छे पौधे बनेंगे, इनके गुण सुरक्षित रहेंगे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक होते थे। देखिए वैसे ऐसे जानवरों को ये लोग चुनते थे जो आगे हिंसक होते थे, मतलब अहिंसक, मतलब कि जो इन इंसान मनुष्यों को नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। देखिए अब जो ये लोग थे, इन लोगों ने जिन जानवरों और पशुओं को अपने यहाँ रखा, जो उन लोग को रखा तो वो लोग जंगली पौधों के मुकाबले भिन्न हो गए, अलग हो गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत सींग छोटे होते थे। अब देखिए जिन जानवरों को पालते थे ये लोग, तो वो पैदा होते थे उनके बच्चे, तो वो जानवरों जो पैदा होते थे उनके जंगली जानवरों के मुकाबले तुलना में दांत और सींग छोटे होते थे, जंगली जानवरों के बड़े बड़े होते थे। ठीक है, इस तरह ये भिन्न होते गए जानवर। इन दांतों को देखो और इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। देखिए बड़े थे, जंगली सूअर के बड़े थे, ये जंगली सूअर का दांत है। ठीक है, और ये पालतू सूअर का, ये जंगली है, ये पालतू है। जंगली सूअर का दांत बड़ा होता था, पालतू का छोटा। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। अब लोग पूरे दुनिया में जो ये आरंभिक मानव थे वो धीरे धीरे बसने लगे थे। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। अब ये शुरू कब हुआ था? 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से तो है। अब देखिए आज हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नहीं तो अनाज से तो कोई मतलब था नहीं। ये आदि मानव की वजह से अनाज के बारे में पता चला हमें। तो इन्हीं लोग, अगर ये लोग नहीं बसे होते तो हम लोग को अनाज नहीं मिलता, ये जो भोजन हम लोग कर रहे हैं ये हमें नहीं मिलता। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ जौ आते हैं। अब देखिए सबसे प्राचीन फसल क्या है? गेहूँ और जौ। क्या है? गेहूँ और
जौ। इसी तरह सबसे फालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब देखिए इसी तरह अब जो पहला पालतू कुत्ता कौन सा, अरे पालतू जानवर कौन सा था, वो कुत्ता था। उसके बाद किसको पाला गया, भेड़ बकरी को पाला गया। ठीक है, तो सेकेंड भेड़ बकरी थे पालतू जानवर इनके। देखिए अनाज देखिए कैसे उगाते थे, देखिए फोटो। एक नवीन जीवन शैली, इन लोग की नए जीवन शैली की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब इन लोग की नई जीवन शैली इससे शुरू हो गई। इन लोग का रहन सहन नया हो गया, बदल गया पहले से। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अब देखिए, अब ये जो पौधे थे उनके बीज बो के आपको देखना है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वो विकसित कैसे होते हैं और उन्हें कितना समय लगता है, ये आप करके देख सकते हैं। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। देखिए अब इस पौधे को बड़ा होने में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। अब जितना टाइम वो लेता होगा बढ़ने में उतना टाइम वो लेगा। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब जो ये लोग थे, इन लोग ने पौधे उगाना तो शुरू कर दिया था, तो अब वो उनको बड़े होने में बहुत समय लगता था। इसीलिए ये लोग एक जगह पर लंबे समय तक रह जाते थे। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। अब देखिए ये लोग क्या क्या करते थे। ये लोग देखिए पेड़ उगाते थे, ठीक है, फिर बीज बो के फसल उगाते थे, पौधों की सिंचाई करते थे, पौधों की देखभाल करते थे, खरपतवार हटाते थे, जानवरों और चिड़िया की सुरक्षा भी करते थे। इतने काम ये लोग करते थे। फिर कटाई के बाद अनाज का उपयोग और उसे बहुत संभाल कर रखना भी होता था। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब देखिए जो अनाज था, अब वो ज़्यादा उग गया तो उसको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसीलिए ये लोग अब भंडारण के बारे में सोचने लगे। भंडारण ये जहाँ अनाज को इकट्ठा करके रख दिया जाता था। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अब देखिए बहुत से जो इलाके थे वहाँ पे इन लोगों ने फिर जो है उससे बड़े बड़े बर्तन बनाए जिसमें अनाज भर के ये लोग रख देते होंगे। टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब ये लोग क्या करते थे, टोकरी बनाते थे बुन के, उसी में अंदर बोरे में करके राशन रख देते थे और फिर ज़मीन में गड्ढा करके उसमें रख देते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन पर बनाते हैं और उनका उपयोग भी करते थे? आप इसका जवाब दीजिए। देखिए बर्तन नहीं रहता तो वो लोग स्टोर कैसे करते। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब जो जानवर थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार करते थे। ठीक है, वो कैसे, वो अपने अब जो चारा चरते थे उससे लैट्रिन करते थे जगह जगह पे, तो वो उर्वरक का काम करता था। तो उसी तरह उसी के बारे में ये खाद्य भंडार के बारे में बताएगा। जानवर बच्चे देते, उनकी संख्या बढ़ती जाती। अब जो जानवर थे वो बच्चे पैदा करने लगे, उससे उनकी संख्या बढ़ती रही। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही में उनके दूध भी प्राप्त हो सकता है। यह भोजन का एक अच्छा स्रोत है।
अब जो जानवर थे उनकी देखभाल करने पे वो बढ़ जाते थे, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ती रहती थी और साथ ही साथ ये लोग दूध भी देते थे, जो खाने भोजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, एक अच्छा स्रोत था। दूध से ताकत भी आ जाती थी। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था। अब देखिए इन जानवरों से मांस भी मिल जाता था खाने को आपको, डबल फायदा। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका था। अब देखिए दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए, अब ये लोग पशु क्यों पालते थे कि उसको भी मार के ये लोग भोजन कर सकें। तो ये पशुपालक जो बने थे, ये पशुओं का भंडारण करने का एक आसान तरीका था। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। अब देखिए आप सोचिए अपने दिमाग से कि भोजन उनको खाने के अलावा और क्या कर सकते थे जानवर, ठीक है। आप इसके बारे में सोचिए और बताइएगा मुझे। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। अब आज जो है जानवर, उनका उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। आप ये बताइए, सोचिए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब देखिए हम लोग को कृषक जो आरंभिक किसान थे उनके और पशुपालक के बारे में हमें डिटेल में पता करना है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई पड़ रहे हैं। तो हाँ, उस समय ऊपर सेकंड पेज में नीला वर्ग था। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। अब जो नीला ब्लॉक है उसमें जो दर्शाया गया है जगह, वहीं पे सबसे ज़्यादा कृषक और पशुपालक, शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। आप मैप में देख सकते हैं। अब देखिए आप ये जो मैप है, इसमें जहाँ जहाँ ये नीला ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पशुपालक और शुरुआती पशुपालक और कृषक मिले हैं। जैसे देखिए बुजुर्ग, मेहलगढ़, चिरान, दाऊ, जिली, हेडिंग, कोल्हिहार, महागड़ा, ठीक है। फिर नीचे होलूर, पय्यरमम पल्ली, यहाँ पे ये खेती की शुरुआत के लोग मिले हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा कृषक और पशुपालक मिले हैं शुरुआती, ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र या आदि कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो सबसे ऊपरी इलाके में थे और लेफ़्ट साइड में थे, यानी जो कश्मीर के आसपास के इलाके थे और दक्षिण भारत के इलाके थे, पूर्वी पश्चिमी इलाके थे, ये सब महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के किसान और पशुपालक महत्वपूर्ण थे। वास्तव में ये निश्चित स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियाँ थीं। यहाँ नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी जो बस्तियाँ मिली थी, जो वास्तव में जो निश्चित कृषक और पशुपालन की बस्तियाँ थी, मतलब जहाँ ये पशुपालन और कृषक रहते थे, वो जो बस्तियाँ थी, वहाँ जांचने के लिए वैज्ञानिक क्या करते होंगे, वो पेड़ पशुओं की हड्डी, पौधों की जो जड़ें थी उसका अध्ययन करते होंगे, उसके नमूने का अध्ययन करते होंगे, ठीक है। तब ये सब बारे में पता चला होगा। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। अब देखिए जले हुए अनाज के दाने के भी अवशेष मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा रोचक मतलब मज़ेदार यही था। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे या तो जानबूझ के जलाए हैं
या गलती से आग लग गई हो। ठीक है। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। अब जो ये अनाज दाने हैं उसको आज इतनी नई तकनीक आ गई है कि उससे ये भी पता लगा सकता है कि ये दाना कितने समय का है और आग कैसे लगी होगी। समझे? इसलिए वैज्ञानिक इसकी पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। देखिए, इससे हमें ये पता चल गया कि जो महाद्वीप उपमहाद्वीप है यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी फसल उगाई जाती होगी, क्योंकि वहाँ बस्तियों में खुदाई में फसल मिली होगी, तो उससे ये हमें पता चल गया। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, जो हड्डियाँ मिलती थी उसकी भी पहचान वैज्ञानिक कर लेते थे। नीचे की तालिका में तुम यह जान सकोगे कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा अनाज मिला और कौन सा जानवर मिला। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसे। देखिए, मेहरगढ़ में ये देखिए गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी कहाँ मिला? मेहरगढ़ में, आधुनिक पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में मेहरगढ़। ठीक है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिले? कोल्हड़वा, ये उत्तर प्रदेश में है इस समय। ठीक है, ये आपके आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी के मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी मिट्टी पे खोदने के निशान कहाँ मिले? महागढ़वा में, ये भी उत्तर प्रदेश में है आपका। समझिए? ठीक है। गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ मिले? बुजुर्गोम में, जो कश्मीर में है इस समय का, प्राचीन कश्मीर। अरे प्राचीन बुजुर्गोम, आधुनिक कश्मीर। अब गेहूँ, हरे चने, जौ, बैल और ये कहाँ मिले? चिरान में, आधुनिक बिहार में। अब देखिए, गेहूँ और दलहन यानी दाल का सामान, ये गुलक्रोल में, आधुनिक कश्मीर में मिला है। ठीक है, देखिए लोग दाल से भी परिचित थे। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये हलूर में मिला है, ये आधुनिक आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब काला चना भी जानते थे ये लोग। ज्वार, बाजरा, मवेशी, सूअर, बकरी, भेड़ और सूअर, पैयर, पल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, चार इलाके में ये सब मिला है। इन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। देखिए, इसमें से कुछ ही मिले हैं, सारे अनाज और उसके नहीं मिले हैं अवशेष। स्थानीय जीवन की ओर, स्थायी जीवन, ये लोग उसकी ओर ये लोग अग्रसर हो गए, मतलब एक स्थान पे बस गए, स्थायी हो गए। जीवन की ओर, अब जो हमारे प्रारंभिक मानव थे या पुरातात्विक मानव थे, वो लोग स्थायी जीवन की ओर अग्रसर होने लगे थे, क्योंकि अब देखिए अब क्यों एक जगह रहना पड़ रहा था उन लोग को? क्योंकि वो लोग पशुपालन करने लगे थे, खेती करने लगे थे। ठीक है, तो उन लोग को एक स्थायी जगह रहना ही पड़ रहा था, तो इसलिए ये लोग एक स्थायी रहने लगे, इसकी ओर अग्रसर हुए। ठीक है, क्योंकि अब इनको रहना तो था ही एक जगह। अब इसी बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। अब जैसे जो पुरातत्वविद हैं, जो इसके लिए अध्ययन करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जब ये लोग खुदाई किए होंगे तो वहाँ पे घर की दीवार चाहे कोई डिजाइन टाइप का मिला होगा, जिससे इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये घर का
और झोपड़ी का निशान है। ठीक है, जैसे कि बुजुर्ग होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गतावास कहा जाता था। अब देखिए जो बुजुर्ग होम के लोग थे, ये लोग गड्ढों में नीचे घर बनाते थे। अब बुजुर्ग होम इस समय वर्तमान में कहाँ है? हमारा वर्तमान कश्मीर। ठीक है, तो ये लोग गड्ढों के नीचे रहते थे, वहीं घर बना के ये लोग रहते थे। तो घर बना के रहते थे। अब तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया गतवास, यानी गड्ढों में निवास करने वाले गतवास कहा गया इन्हें। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। अब ये लोग गड्ढे में क्यों रहते थे? कि ठंडी के मौसम में इन लोग को इससे ज़्यादा ठंडी ना लगे इसलिए। और इस गड्ढे में जाने के लिए क्या होता था? इस गड्ढे में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। ठीक है, सीढ़ियाँ बनी होती थी उस गड्ढे में उतरने के लिए। और ठंडी के मौसम में गड्ढों में ठंड ज़्यादा नहीं लगती होगी, ठंडी से सुरक्षा मिलती होगी। और गर्मी के मौसम में गर्मी से सुरक्षा मिलती होगी, वहाँ ठंडक होती होगी गड्ढों में, इसलिए ये लोग वहाँ निवास करते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलने की जगहें मिली हैं। अब जो पुरातत्वविद हैं, जो पुरातत्व की खोज करने वाले हैं पुरातत्वविद, इन लोगों को झोपड़ी जो मिली है उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ दोनों ही जगह पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, जगहें मिली हैं जहाँ पे आग जलाया जाता था। तो हमें लगता है अंदर भी काम, अब जैसे हम लोग के घर में किचन होता है ना, वैसे इन लोग के झोपड़ियों में भी किचन होता होगा। और कभी कभी ये लोग बाहर भी बैठ के जला के आग खाते होंगे, या हो सकता है ठंडी के दिनों में बाहर बैठ के आग तापते हों, इसलिए हो। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। देखिए, अब जब गर्मी रहती होगी, अब ऐसा लगता है ना कि जैसे जब गर्मी होती होगी तो ये लोग बाहर खाना बनाते होंगे, और जब ठंडी होती होगी तो ये लोग अंदर खाना बनाते होंगे, ठंड से बचने के लिए झोपड़ी के अंदर। एक गतवास का चित्र बनाओ। अब आपको एक हो गतवास जो है उसका चित्र बनाना है, यानी गड्ढे के अंदर झोपड़ी का। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। अब जो बहुत सारी जगह हैं वहाँ से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीय उपकरणों से विभिन्न हैं। देखिए, अब जो पत्थर के औजार तो बहुत जगह से मिले ही हैं, तभी ना पता चला ये लोग पत्थर का उपयोग करते हैं, पत्थर को औजार के रूप में उपयोग करते हैं। पर इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं हैं, यानी पूरा पाषाण युग में इन पत्थरों का उपयोग नहीं होता था, इसलिए इन्हें नवपाषाण का माना गया। तो ये पूरा पाषाण के बाद का पत्थर होगा, पूरा पाषाण युग जो है उसके बाद का पत्थर हो सकता है, उपकरण हो, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जा रहा है। पूरा पाषाण के बाद नवपाषाण शुरू हुआ था, इसलिए इसे उस युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पौना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब देखिए, इनमें से बहुत से औजार ऐसे भी हैं जिनमें धार दी जाती थी, धार से वो ये चोखीला होता होगा। ठीक है, जैसे चक्कू में हम लोग चक्कू में धार देते हैं तभी ना सब्जी कटता है, क्योंकि धारदार रहता है। तो इसी तरह ये लोग पत्थर के उपकरणों में भी, अपने औजार में भी ये लोग धार देते होंगे। तो धार देते थे, और अधिक पौना करने के लिए भी, अब अधिक पौना करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए उस पर पॉलिश भी करते थे ये लोग, पॉलिश भी करते थे। जैसे सूच पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही। ठीक है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था।
अब देखिए ओखली और मूसर जो है इसका प्रयोग भी होता था, किस लिए? अनाज और वनस्पति जो है इन और अन्य चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जिनको पीसा जाता है उनको पीसने में किया जाता होगा। ठीक है, इसमें मसाले अब हम लोग, अब तो मिक्सी में सब लोग पीस लेता है, बट पहले तो इसी में पीसते थे ना, ओखली मूसर में। ओखली और मूसर से अनाज वनस्पति ये लोग पीसते थे। जैसे आज, अभी तो नहीं, अब तो मिक्सर का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, बट पहले अभी भी बहुत जगह लोग ओखली मूसर में मसाले पीसते हैं। उसी तरह अनाज और वनस्पति ये लोग पीसते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसर का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। हाँ, तो आज हजारों साल जो है इसके बाद भी बहुत जगह ओखली और मूसर से ही आपका अनाज पीसा जाता है। उसी तरह प्राचीन पस्तूर युगी औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। अब देखिए उसी तरह जैसे ओखली और मूसर का प्रयोग होता है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगी औजार जो था, प्रस्तर युग में जो औजार बनाया गया था उसका निर्माण भी प्रयोग में होता रहा, मतलब उसका भी यूज होता रहा बार बार। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब देखिए कुछ औजार तो थे वो जानवरों के हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो इस समय किन किन चीज़ों से औजार बनाए जाते थे? पत्थर, हड्डी और लकड़ी। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब जो नवपाषाण काल के युग के जो पूरा स्थल थे वहाँ से कई तरह के मिले हैं, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, तो तीनों युग के बर्तनों में कुछ तो बदलाव होगा, तो इसीलिए कई प्रकार के हो गए बर्तन मिट्टी के। पहले काले रंग के बनते थे, फिर लाल बनने लगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, थोड़ा थोड़ा सुधार आता गया। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया था। अब देखिए इस पे सजावट भी की गई थी, डिजाइन बना हुआ था बर्तनों पे। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। अब जो बर्तन थे उनका प्रयोग सामान रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। अब देखिए फिर धीरे धीरे ये लोग थे प्रारंभिक मानव, ये लोग खाना बनाने के लिए भी इन बर्तनों का उपयोग करने लगे। ठीक, फिर ये लोग बर्तनों में खाना बनाने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब देखिए पहले तो ये लोग पेड़ पौधे, कंदमूल, जंगली जड़ें और मांस, मछली, ठीक है, ये सब खाते थे। पर अब जब से इन लोग को अनाज से परिचित हुए, ये लोग चावल, गेहूँ, दलहन मतलब दाल, कई तरह की दाल, ऐसे अनाज का, अब ये सब इनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ये इम्पोर्टेंट खाने की चीज़ें हो गई थी इन लोगों की। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब देखिए अब धीरे धीरे और सुधार आया, डेवलपमेंट आया इन लोग में। ये लोग कपड़े भी बुनने लगे अपने। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब देखिए कपड़ा बुनने के लिए इन लोग को कपास चाहिए था, तो ये आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे उस समय। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? अब जो ये परिवर्तन हुए तो वो सब जगह एक साथ हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सब जगह बदलाव आता गया। ऐसी बात नहीं है। अब देखिए ये भी बता रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, परिवर्तन एक साथ नहीं आए। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। अब देखिए ये जो लोग थे, एक तरफ लोग
महिला पुरुष यानी आदमी औरत दोनों लोग शिकार करते थे। दोनों लोग जंगल से पेड़ पौधे फल फूल आदि ले आते थे। ये सब काम दोनों लोग करते थे। वहीं दूसरी ओर आप क्या देखेंगे कि हजारों साल के दरमियान भी ये लोग धीरे धीरे इन लोग में सुधार आया। ये लोग खेती करने लगे, पशु पालने लगे। इसे अपना काम इन लोगों ने बना दिया। बहुत जगह पे लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपना जीविका चलाया करते थे। अब देखिए बहुत से जगह पे जो मौसम के अनुसार ये लोग अपना कार्य करते थे। कैसा कार्य? कमाई का कार्य, जीविका का कार्य। ठीक है। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्व, देखिए अन्य रीति रिवाजों के बारे में भी अभी हमें पता करना है। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब जो पुरातत्वविद हैं ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं कहते। विद्वानों ने ऐसे किसान का अध्ययन किया है, इनमें से प्राय कृषक पशुपालक समूह में रहते उन्हें जनजाति कहते। अब देखिए विद्वान जो थे वो लोग ऐसे ही किसानों पे भी अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे थे जो लोग पहले कृषक और पशुपालक दोनों समूह में रहते थे। तो इनको क्या बोला गया? जनजाति बोला गया ऐसे लोगों को। ठीक है। विद्वान ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे होंगे। विद्वान जो था उसको क्या पता चला कि ये लोग ऐसे रीति रिवाज नियम कानून मानते हैं जो बहुत पहले रहे होंगे। जनजातियाँ, अब हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। अब जो जनजाति के लोग थे ये लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब जो ज़्यादातर परिवार थे वो एक दूसरे से संबंधित ही थे। इसी तरह के परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। इसी तरह के जो परिवार थे इन परिवारों के समूह को जनजाति कहा गया, जो आपस में रिश्तेदार नातेदार संबंधी हो। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अब जो जनजाति के लोग थे ये लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, भोजन संग्रह करते थे, शिकार करते थे। ये सभी काम ये लोग करते थे। इन्हीं पेशों को इन लोगों ने अपना लिया था। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थी। अब देखिए उस समय की जो महिलाएं थी वो खेती का सारा काम करती थी। हाँ, इनमें जमीन तैयार कर, बीज बोना, पौधों की देखभाल कर से लेकर फसल काटने तक का सारा काम शामिल है। अब देखिए इसमें क्या क्या काम आता था। देखिए खेती में जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल, फसल काटना, ये सब काम औरतें करती थीं उस समय में भी। बच्चे पौधों को नुकसान करते और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते ताकि वे फसलों को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अब जो बच्चे थे वहाँ के वो पौधों की देखभाल करते थे और चिड़िया और जानवरों को अपने फसलों और पौधों से दूर भगा देते थे, जिससे कि ये लोग पौधे को कोई नुकसान न पहुंचा पाए, फसल को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। अब जो महिलाएं थीं वो भोजन बनाने के लिए अनाज को कूटती थीं, फिर पीसती थी, फिर भोजन बनाती थी। ठीक है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंडों को। अब जो आदमी लोग, औरतें खाना बनाती थी, तो अब जो आदमी लोग थे, पुरुष जो है वो
जानवरों को टहलाते थे, जो जो बड़ा झुंड होता था, और बच्चे जो छोटे छोटे झुंड होते थे जिसमें 4 5 6 7 इतने जानवर होते थे, उनको टहलाते थे। तो इस तरह उस समय का काम डिवाइड हो गया था। हाँ, महिलाएं फसल दबा के काटती थीं, मतलब खाना बनाती थीं, पुरुष जानवरों को टहलाते थे, बच्चे छोटे जानवरों को टहलाते थे। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। अब जो जानवर है उसको पाले हैं तो उसको नहलाना धुलाना, उसकी सफाई करना, ठीक है। और जो दूध देने वाले जानवर थे उनसे दूध निकालना, ये काम दोनों स्त्री पुरुष दोनों मिल के करते थे। क्योंकि देखो एक जानवर तो था नहीं कि सिर्फ एक जानवर तो एक आदमी कर दे, दोनों मिल के करते थे, तभी तो जल्दी जल्दी हो जाता था, क्योंकि पूरा झुंड ही लोग पालते थे जानवरों का। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ में करते थे। अब देखिए, ये दोनों लोग मिलकर बर्तन बनाते थे, मिट्टी के टोकरियाँ, बाँस की टोकरी बुनते थे, औजार बनाते थे पत्थरों का, झोपड़ियाँ बनाते थे जिसमें ये लोग रह सकें। ये सब चीज़ें ये लोग मिल के बनाते थे। क्या क्या चीज़ें मिल के बनाते थे? जानवरों की सफाई, दूध निकालना, बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना, औजार, झोपड़ियाँ, समझिए, ये सब काम ये लोग मिल के करते थे। अब गाना, नाच और घरों की सजावट भी इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। अब ये लोग नाच गाना भी करते थे अपने मनोरंजन के लिए लोग नाच गाना भी करते थे और घर को सजाते भी थे। जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल आता है तो घर को सजाते, वैसे ये लोग भी सजाते थे। ये इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या पुरोहित हो सकते हैं। अब जो कुछ व्यक्ति थे जो महत्वपूर्ण, ये योद्धा, अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, मतलब पुराना बूढ़ा आदमी जो बहुत कुछ जानता हो, ठीक है, वो योद्धा, नौजवान योद्धा, नया योद्धा हो वो, या फिर पुरोहित उस समय का, ये लोग को, इनमें से कोई भी को नेता मान लेते थे ये लोग, ठीक है। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। तो जो महिलाएं थीं जो वयस्क हो चुकी थीं, उन लोग को उनके पास भी जो ज्ञान था, उनका गुण था, अनुभव था, जो उसके हिसाब से सम्मान मिलता था उन्हें, समझे। ये लोग नेता इसलिए मान लेते थे कि नेता लोग के कहने के कहे पे ये लोग फिर चलते थे। जनजाति की संस्कृतियाँ, परंपराएं और बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। अब जो जनजातियाँ हैं ना, जनजाति किन्हें बोलते हैं? जो एक साथ बहुत सारे लोग रहते थे, उन्हें जनजाति कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो जनजाति थी, ये संस्कृति परंपराएं संस्कृति से समृद्ध थे, मतलब उनको एकदम अपने परंपरा संस्कृति के बारे में पता था, उसे बहुत अच्छे से ये लोग मानते थे। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल हैं।
उनके अपने देवी देवता भी होते हैं। अब देखिए, इसमें जो परंपरा है, संस्कृति है, इसमें इन लोग की भाषा, संगीत, कहानी, चित्रकला, मतलब इन लोग को सब कुछ आता था। ये लोग भाषाएं, अलग अलग भाषा बोलते थे, गाना सुनते थे, कहानियाँ बताते थे, बनाते थे, ड्राइंग करते थे, चित्रकारी जो दीवारों में मिली थी वो, ठीक है। इतना ये लोग कार्य करते थे और इनके अपने देवी देवता भी होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका प्रयोग सभी एक साथ करते हैं। अब जो जमीन थी, जंगल था, घास का मैदान था, ये तीनों चीज़ पूरे कुनबे की होती थी, यानी पूरे जो लोग रहते थे। कुनबा क्या होता है? जहाँ ये लोग रहते थे उसको कुनबा बोलते हैं। तो ये पूरा उन लोग सबका, पूरे ग्रुप का होता था, ठीक है। उन लोग की संपत्ति होती थी, ठीक है, जिसका उपयोग सभी साथ में करते थे। सारे लोग साथ में रहते थे, सारे लोग इसका उपयोग करते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। अब देखिए, उसमें गरीब और अमीर के बीच में कोई अंतर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि गरीब भी वही कपड़ा पहनता था, अमीर भी वही पहनता था। गरीब भी वही भोजन करता था, अमीर भी वही करता था, इसलिए कोई अंतर नहीं पता चल रहा था। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। अब देखिए, जो जनजातीय समाज है वो अन्य समाजों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से, जो हमने ऊपर पढ़ा। इन अन्य समाज के बारे में आगे पढ़ोगी। और देखिए, और कुनबे और जनजातियों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उनके समाज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या करती थी? कौन से ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे? देखिए, सब ऊपर आपने पढ़ा, आप उसमें से ही खोज सकते हैं। ये येलो वाले ब्रैकेट में ही लिखा है ऊपर। सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब अब हम लोग निरीक्षण करेंगे छोटा छोटा। मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ में जो जीवन मृत्यु हुई, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। अब मैप में आपने देखा था ना, पिछले लेसन में जो मैप था, मेहरगढ़ ऐसे ही देखिए मैप था। बनाने ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी इसमें मोबाइल में। तो देखिए, जो मैप का जो मेहरगढ़ था वो मैप के ऊपरी हिस्से में था, यहाँ, ठीक है। जो पूरा मैप होता है ये, इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ मेहरगढ़ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। ये मतलब आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में हमारे हिसाब से होगा मेहरगढ़। तो ये ईरान जाने का रास्ता है। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब जो बोलन दर्रा है उसके पास एक समतल मैदान स्थान है, जिस पे आप सीधे सीधे चल के जा सकते हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ
और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। अब जो मेहरगढ़ इलाके थे, देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मेहरगढ़ में ही संभवतः वह स्थान है जहाँ के सभी स्त्री पुरुष सबसे पहले खेती करना सीखे और फिर पशुपालक बने। तो ये कहाँ के थे? मेहरगढ़ के थे। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है, देखिए मेहरगढ़ में ही सबसे पहले खेती हुई, फिर पशु पाले गए। यहाँ पे खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग जानवर पालते थे, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले जब खुदाई हुई तो अंदर के स्तरों में एक लेयर खुदाई हो गई, तो वहाँ पे पुरातत्वविद जो थे उनको विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियाँ मिली खुदाई में। इनमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों, ये देखिए इसमें है, इन सूअर और हिरन जैसे जानवर की हड्डियाँ भी मिली थी। इसके बाद के स्तरों से भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ ज़्यादा मिली। तो अब इसके बाद के जो स्तर थे, मतलब जो और थोड़ा अंदर खोदा गया ना, तो उसमें भेड़ बकरियों की बहुत ज़्यादा हड्डी मिली थी, क्योंकि वे इनको पालते थे इसलिए। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशी की ही हड्डियाँ मिली हैं। देखिए यहाँ पे मवेशी जो थे उन लोग की भी हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। अब देखिए इससे लगता है कि जो जानवर थे, मवेशी थे, उन्हें ये लोग पालने लगे होंगे, तभी ना इतनी ज़्यादा हड्डियाँ यहाँ मिली उनकी, समझे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इनमें घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। अब जो मेहरगढ़ है वहाँ घर के साक्ष्य भी मिले हैं आपको, ठीक है। वहाँ पे चौकोर और आयताकार, मतलब देखिए चौकोर और आयताकार कैसे हुए, ये आयताकार हो गए, ये चौकोर हो गए, समझे। ऐसे घर मिले हैं जिनमें देखिए ये चौकोर, ये आयताकार है, ठीक है। अब इसमें 4 कमरे मिले हैं। इसका मतलब एक में ये लोग अनाज रखते होंगे, इसमें अनाज रखते होंगे, समझे। तो भंडारण का रूम भी होता होगा, भंडारण भी का भी काम होता होगा। ये लोग अनाज भी सुरक्षित रखते होंगे। गांव की यह विशेषता है कि यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। अब गांव जो होता है उसकी क्या स्पेशलिटी है कि वहाँ पे सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग, जो लोग रहते हैं वहाँ, बोलो, भोजन उत्पादन का काम करते हैं, यानी खेती किसान का कार्य करते हैं। पहले और बाद के स्तर, अब देखिए जो खुदाई हुई है उसके स्तर के बारे में इसमें बता रहा है, ठीक है। जब पुरातत्वविद किसी जगह खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। अब देखिए इसमें ये भी समझा रहा है कि वो जो पुरातत्वविद हैं ना, पुरातत्व खोजने वाले, वो लोग कैसे समझते होंगे खुदाई के समय कि कौन सा पहले का लेयर है, कौन सा बाद का लेयर है ज़मीन का स्तर। इस चित्र को देखो, अब ये जो चित्र है देखिए,
1 2 3 4 बनाया है। ठीक है, इस मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि सतह 4 पर रहना शुरू किया होगा। तब देखिए जो हमारा चित्र है, सबसे पहले लोग यहाँ रहे होंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, आमतौर पे लोग यहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घर के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, फिर सैकड़ों सालों बाद वहाँ टीला बन जाता है। अब देखिए आमतौर पे जो है, जो लोग थे वे जहाँ भी रहते थे, तो जब इन लोग का घर टूट जाता था, ठीक है, तो ये दोबारा बनाते थे। ठीक, तो जो टूटा फूटा सामान था वो घर के आसपास बॉर्डर की तरह लगा देते थे। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये घर है, ये अगल बगल ये टूटा फूटा सामान ये लोग लगा देते थे। इससे ये धीरे धीरे ज़मीन ऊंची होती जाती, जो अगल बगल की ज़मीन थी ये ऊंची होती जाती, और फिर 100 साल बाद वो बड़ा सा टीला जैसी लगती। टीला यानी छोटे छोटे पहाड़ जैसी। इसलिए जब टीले की खुदाई होती रहती तो फिर सैकड़ों साल की जाती, तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता। अब देखिए जो टीला था उसकी खुदाई होती ना, तो जो सबसे निचला हिस्सा होता था, यानी देखिए चित्र में जो चौथा बना है वो सबसे पुराना होता था। उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते, यानी देखिए अलग अलग युग के हैं। ठीक है, 4 नंबर पहले आया, फिर कुछ वहाँ लोग रहते होंगे, तो कुछ हुआ होगा, कभी आ गए होगा, पानी आया होगा, तो वो सभ्यता दब गई। फिर उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी लग गई, एक लेयर मिट्टी जम गई, तो उसके बाद फिर नई सभ्यता बनी, तो वो 3 नंबर हो गई। फिर वो सभ्यता ख़त्म हुई, तो फिर एक प्राकृतिक आपदाओं से सभ्यता ख़त्म हो जाती थी, तो उसके ऊपर फिर एक सभ्यता बनी, वो 2 नंबर थी। फिर वो सभ्यता भी ख़त्म हुई कुछ 100 सालों बाद, तो फिर उसके ऊपर जमी, तो वो 1 नंबर की सभ्यता हो गई। तो इसी तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक सभ्यता बनती गई। इसीलिए खुदाई में नीचे बहुत सारे सामान मिलते हैं। ठीक है, यही ऊपरी और निचले तहे आमतौर पर स्तरों के रूप में जाने जाते हैं। अब तो देखिए 1 2 जो है ये स्तर इसको बोला जाता है। स्तर 2 और 3 को देखो, कौन सा ज़्यादा पुराना है? 3। ठीक है, क्योंकि नीचे से उल्टी गिनती ना हो रही है। 4 को 1 है, क्योंकि नीचे से स्तर बनता जा रहा है ना। पहला रहा सामान ज़मीन थी, उसके ऊपर पहला स्तर बना, फिर उसके ऊपर दूसरा बना, फिर उसके ऊपर तीसरा बना, फिर उसके ऊपर चौथा बना। ठीक है, पर हम लोग तो ऊपर से देख रहे हैं ना, तो इसलिए ऊपर से 1 2 डाले, पर असलियत में नीचे से 1 2 चलता है। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। अब जो लोग मर जाते थे मेहरगढ़ में, वो लोग उसके सगे संबंधी, जो उसका परिवार था, उसके दोस्त थे, ये लोग इसके लिए उसका सम्मान करते थे, उसका सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। अब देखिए कब्र खोद के इनको गाड़ा जाता था, पर ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए कब्र में जो जो सामान वो व्यक्ति यूज करता था वो सामान उसमें रख दिया जाता था।
एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अब जो एक मृतक था, एक आदमी जो मरा हुआ था, उसके साथ उसकी बकरी को भी दफना दिया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब देखिए वो लोग यही ना सोचते होंगे कि ये बकरी खा के रास्ते ऊपर जब यात्रा करेगा तो बकरी खा लेगा। अब ये जो देखिए आप चित्र देख रहे हैं, ये मेहरगढ़ के कब्र का चित्र है। अब इसमें देखिए ये कितने सारे जानवर का है, ये इंसान का है, ठीक है। इसके साथ ये बकरी भी दफनाई गई है। मेहरगढ़ का चित्र घर में शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके घर में क्या समानता है। अब देखिए ये घरों का चित्र है जो मैंने ऊपर ड्रॉ करके बनाया था। ये देखिए चौकोर में 4 कमरे, इसमें देखिए अनाज सेव करके रखा गया है ये, ठीक है। इसमें ये लोग रहते होंगे, यहाँ खाना बनाते होंगे, चूल्हा टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरा शहर है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्राचीन तत्व मिले हैं, वो है दार्जिलिंग हेडिंग। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मेहरगढ़ का पूरा पढ़ लिए ना कि वहाँ लोग कैसे रहते थे, हम मरने तक का पूरा सफ़र पढ़े, ठीक है। तब मानचित्र 14 में दार्जिलिंग को ढूंढिए। अब देखिए आप जो सेकेंड लेसन में मैप बना है उसमें आप इसको बार बार देख लीजिएगा कि ये जगह कहाँ बनी है। यह पूरा सर चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में, यानी देखिए कहाँ होगी, ये जो मैप है उसके इधर के हिस्से में होगी। मेहरगढ़ इधर था, ये इधर, क्योंकि चीन, ये देखिए चीन जो है, ये चीन यहाँ है, सॉरी इधर होगी मतलब, और समझे, ये चीन इधर है, ये चीन यहाँ है और ये म्यांमार है यहाँ है, तो यही में होगा ये। यह पुरातत्व चीन और म्यांमार की खोज में जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। अब ये जगह कहाँ है, जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला रास्ता है, वहाँ ब्रह्मपुत्र की घाटी है ना, तो इसी घाटी की एक पहाड़ पे ये शहर बसा हुआ है। यहाँ खरल और मूसर जैसे पत्थरों का उपयोग मिलता है। यहाँ पे जो है खरल और मूसर जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं, ठीक है। ये खरल और मूसर जैसे पत्थरों से यहाँ उपकरण बनाए जाते थे। इससे पता चला कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। देखिए यहाँ पे भी खेती होती थी और लोग भोजन के लिए लोग अनाज उगाते थे और उसी को भोजन करते थे। यहाँ पे भी संग्रह करते होंगे। साथ ही यहाँ से डेजाइट पत्थर भी मिला है। देखिए यहाँ पे एक अलग तरह का पत्थर भी मिला है। आप लोग ये सब पॉइंट को नोट करते रहिएगा, जिससे कि ऑप्शनल में आपके क्वेश्चन में पूछ दे तो आप बता सकते हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। अब देखिए हो सकता है ये पत्थर चीन से आया हो। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल को काष्ठाश्म कहते हैं के औजार और बर्तनों भी मिले हैं। देखिए जैसे ये जो पत्थर था, ये जो पूरा स्थल है दार्जिलिंग हेडिंग, तो यहाँ पे काष्ठाश्म मतलब पुरानी लकड़ी और सख्त पत्थर से बना हुआ औजार जो होता है और बर्तन मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अन्य थे, देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एटलस में ढूंढो, तुर्क ढूंढो। अब देखिए आपको एटलस जो है उसमें आपको तुर्क ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चाताल युग तुर्की में है। अब जो नवपाषाण काल था उसमें जो सबसे प्रसिद्ध, उस समय का प्रसिद्ध जो चाताल युग है वो जगह वो तुर्की में है। तो आप मैप में तुर्की ढूंढेंगे तो इस जगह को भी ढूंढ लेंगे। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। अब यहाँ के लोग क्या करते थे, दूर दूर से जो अच्छी लगती थी चीज़ें
वो ले जाते थे और उसका उपयोग करते थे वो लोग। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। अब जैसे एग्जाम्पल बता रहा है, जो सीरिया था वहाँ पे चकमक पत्थर लाया गया था, लाल सागर की कौड़ियाँ लाई गई थी, भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई गई थी। उसी तरह वहाँ पे भी लाया जाता होगा। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए का आविष्कार और वाहन का विकास नहीं हुआ था। अब देखिए ये लोग जो लोग थे, ये लोग अभी पहिए का आविष्कार नहीं किए थे, तो अब तो इनके पास वाहन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये लोग अभी भी पैदल सफ़र करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग चल के जाते होंगे। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब देखिए ये लोग जो लोग थे, ये लोग खुद पीठ पे लाद के सामान लाते होंगे या जानवरों से के पीठ पे लाद कर ले आते होंगे। बताओ कौड़ियों और सीपियों का प्रयोग होता है, होगा? अब देखिए आपको पता करना है कि कौड़ियों और सीपियों का प्रयोग उस समय होता होगा कि नहीं। अब देखिए इससे ये पता चलता है कि उस समय कितना विकास हो गया था, क्योंकि पहले के इनके औजार जो थे वो टेढ़े मेढ़े होते थे, फिर पूरा पाषाण में टेढ़े मेढ़े होते थे, मध्य पाषाण में उसको घिस के सीधा किया गया, फिर नव पाषाण काल में उसमें पॉलिश की जाने लगी। सोचिए धीरे धीरे ये लोग भी विकास की ओर बढ़ने लगे। ये लोग पहले लोग को खेती नहीं आती थी, ये लोग कंदमूल खाते थे, जानवर खाते थे। फिर इन लोग को खेती आई, फिर ये लोग फिर इन लोग आग के बारे में जाने, तो फिर ये लोग जानवर के बारे में उसको पका के खाने लगे। ठीक है, तो इस तरह ये लोग विकास की ओर गए। फिर ये लोग पेड़ लगाने लगे, खुद के फल बोने लगे। ठीक है, सब काम ये लोग धीरे धीरे सीख गए। घर बनाने लगे, झोपड़ियाँ बनाने लगे, उसमें रहने लगे। धीरे धीरे ये लोग भी विकास कर लिए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।